जय माता दी। सर, मैंने आप सब भाई बहनों को मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। आज अष्टमी है और सबसे बड़ी बात है कि पीछे बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया है, जिसको बोलते हैं पत्र बोलते हैं। अब मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। ये वीडियो दोबारा इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। क्योंकि यदि हमने आज ही जागेंगे तो फिर कभी ये काम नहीं होगा। कि सब जानते हैं कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं, अभी सारे नेता हमारे पास आ रहे हैं और हम उनको सुन रहे हैं। हमें जो मेन हमारी समस्या है उसका समाधान करना है। मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर ये बातें की थी, पर कुछ बातें रह गई। वो बातें ये बहुत जरूरी थी कि उन बातों को भी इंक्लूड किया जाए। पिछला वाला वीडियो भावनात्मक था, रोना भी आ गया कि जब लोगों के मकान टूटते हैं जो क्या हाल होता है, लोग कैसे परेशान होते हैं, कैसे बर्बाद होते हैं, क्यों उन्होंने लोगों ने मकान लिया मजबूरी में। ये सारी बातें एक्सप्लेन की थी। आज ये सारे उस पहले की वीडियो की बात कर रहा हूँ। अब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि अब मोदी जी का जो संकल्प पत्र आया है, आज अखबारों में सब जगह आ रखा है कि उन्होंने कहा है कि मेरी गारंटी। और ये सब जानते भी हैं कि मोदी जी की गारंटी ही सब है। मैं आज भी शंकर जी थे विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि विदेशों में भी मोदी जी की गारंटी चलती है। उस मोदी जी गारंटी के तहत मैं कह रहा हूँ कि हम आज उठ जाएंगे और अपनी ये अनथराइज कॉलोनियों की बात यदि सरकार तक पहुंचा देंगे, और मोदी जी ही हैं जो इसको कर सकते हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि आज की डेट में मोदी जी हमारे देश के भगवान हैं, विष्णु का अवतार हैं। मैं उनको बहुत ज़्यादा उनको इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनसे कभी मिला नहीं, मैंने कहीं पास से भी नहीं देखा, परंतु मैं जैसे उनको देखता हूँ, जैसे वो काम करते हैं, लगातार काम कर रहे हैं, ऐसा कोई आदमी काम नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ, ताज्जुब होता है कि एक आदमी ऐसा भी काम कर सकता है। 30 साल का तो हमारे पास हिसाब सामने सामने है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जहाँ पे बने, तो अब उसके पहले पार्टी के लिए काम किया। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा आदमी, ऐसी सोच वाला आदमी हमें मिल नहीं सकता। हमारी किस्मत है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और वो जीतने जा रहे हैं, और पक्की बात है कि वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने अगले 100 दिन की योजनाएं बनानी है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये बातें उन तक पहुंचाएं। मैंने ये बात बतानी थी कि उन्होंने ही पिछले दिल्ली के इलेक्शन से पहले हरदीप पुरी जी एक साइड थे और एक तरफ मनोज तिवारी जी बैठे थे। उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि हम 1731 कॉलोनियां पास कर दें। 1731 कॉलोनियां उन्होंने पास कर दी, तो ये समझ लो कि हमारे को मोदी जी की गारंटी मिल गई थी। जबकि 2014 में भी कहा था थोड़ा सा, पर उस टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी। आज मैं ये कह रहा हूँ कि जब 1731 कॉलोनियां पास कर दी, तो हमारी साउथ दिल्ली की 69 कॉलोनियां क्यों रिटेन कर दी? जब मोदी जी ने पास कर रहे हैं तो आप बाकी लोग क्यों उसको रोक रहे हैं? और किसने ये ऑर्डर दिया है, समझ नहीं आता। कब किसी से पूछो, आरटीआई लगा रहे, पूछो कि किसने कहा कि 69 कॉलोनियां रोकनी है, क्यों रोकनी है, किस वजह से रोकनी है? आप कहते हैं कि समृद्ध कॉलोनियां है, ये अमीरों की कॉलोनियां हैं, हम गरीबों की कर रहे हैं। ये इन्हीं 1769 कॉलोनीज के अंदर छोटी छोटी कॉलोनियां भी हैं, राजपुर है, इंदिरा एनक्लेव वगैरह है, जिनके अंदर छोटे छोटे प्लॉट हैं। वो कैसे समृद्ध हो गए? अब ऐसा जरूर है कि एक कुछ कॉलोनियां साउथ दिल्ली के अंदर जो 69 कॉलोनी है वो अच्छी बनी है। क्यों अच्छी कॉलोनी बनाना क्या बुरी बात है? यदि अच्छी तरह रहना क्या बुरी बात है? तो ये जो इनकी एफर्ट थे, जो कॉलोनी के लोग हैं, उनकी वजह से ही जो कॉलोनियां अच्छी बनी। और अच्छी बनती है तो कोई बात नहीं, तो बनने दो। जब पास कर रहे हो तो कब क्यों पास कर रहे हो? जब मोदी जी सब काम एक ही, जब 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं तो वो नहीं देखते भेदभाव की कोई बंदा अमीर है गरीब है, सबको 80 करोड़ लोगों को देना। तो ऐसे ही जब कॉलोनी जब पास कर रहे हैं तो 1731 कॉलोनी पास करनी चाहिए थी। तो क्या परेशानी आ रही है? हरदीपुर जी ने पीएम उदय योजना बनाई और पीएम उदय योजना के अंदर उन्होंने काम किया, पर उनको भी पूरी बात पता नहीं होती, थोड़ी थोड़ी उड़ी उड़ी बात पता चलती है। और उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर ने हमारे कहा तो हरदीपुर जी ने सुपरवाइज किया पार्लियामेंट बनाने का, और इतने ढंग से इतने टाइम पे बना दी कि हद नहीं। अब सारी बातें यह है कि जब ये जो अनसरी कॉलोनियां हैं जो आज से नहीं बन रही है, 1947 से जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से ही कॉलोनियां बन रही हैं और पास हो रही हैं, टाइम टाइम पे पास हुई हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। 1975 के अंदर 670 कॉलोनियां वन गो के अंदर इंदिरा गांधी ने पास की थी, और ऐसे तेज वेरेज बेसिस पे पास की थी। उसी तरीके से हमारी कॉलोनियां आज की डेट में पास हो सकती है। आप जो सोचो कि हाँ जी ये जमीनें हैं, ऐसे हमारे यहाँ इतनी जमीनें हैं
इतने टाइप की जमीनें हैं कि हम आप बता नहीं सकते, कि आपको लोगों को भी पता नहीं होता कि कौन कौन सी जमीन है। कभी एग्रीकल्चर लैंड है, कोई पंजाब एक्ट की जमीन है, कोई वक्फ बोर्ड की जमीन है, कोई सोसाइटियों को मिली है, कोई ग्राम सभा की है, कोई रिज की जमीन है, जंगलात की जमीन है। अब इनको किसी को पता ही नहीं था। अब बताओ कि इन लोगों को जब पता ही नहीं है कि हाँ जी क्या है, तो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। 75 साल के बाद आज उठ रहे हैं और तोड़ रहे हैं। आते हैं कि हाँ, जब कॉलोनी बार बार कहा कि इसका हल यही है। ये बात मैं बार बार पिछले वीडियो में यही कहा कि इन कॉलोनियों को आप एसिड बेसिस पे पास करो, और जो कॉलोनी गवर्नमेंट लैंड पे है उनसे गवर्नमेंट लैंड के ऊपर उसके 25-30 साल पहले का जो मार्केट रेट है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से पैसे ले लो, या कोई नॉमिनल सा रेट ले लो। इससे इतनी आमदनी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तरक्की हो सकती है। अरबों रुपया इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास, अरबों रुपया। उस अरबों रुपयों से डेवलपमेंट करो ना, और उस अरबों रुपए से ही आप सारे के सारे काम करो। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि RW का इन्वॉल्व करो। आपने ये काम DDA को दे दिया, उस DDA को दे दिया जो अपने बनाए हुए मकान ही फ्री होल्ड नहीं करती, लोगों के गोडे लगवा देती है, लोग दुखी होते हैं। कई लोगों ने ऑफिस खोले हुए कि हम फ्री होल्ड करवाते हैं, उसके पैसे लेते हैं, फ्री होल्ड वाले अलग लेते हैं, और वो उसके लाखों रुपए लगते हैं, तब फ्री होल्ड मकान होता है। जब DDA को ये काम दिया है तो DDA को काम करना चाहिए था। कॉलोनियां क्यों बनी कि DDA फेल रही? जब 1957-58 में जब ये DDA बनी है, तो उसको ये काम दिया गया तो संभाल नहीं पाया, अपनी जमीनें भी नहीं संभाल पाया। आप मानोगे कि कितनी, जब कौन सी तारीख को ये आया था कि 10 फरवरी 2010 को ये न्यूज आई थी कि 12,000 एकड़ जगह 13 गांव की साउथ दिल्ली के अंदर DDA केस जीत गया। अरे मालिक, आप केस कैसे जीत गए? आपने पहले संभाला नहीं, आज उसके बाद 60-65 साल के बाद क्या केस जीत रहे हो? वो तो रिकॉर्ड में उसी के ही रहेगी, जो जमीन है वो तो उसी के रिकॉर्ड में रहेगी। आपको पता है कि आपने उस टाइम क्यों नहीं संभाला। आप DDA, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वही डिसीजन देगी जो लिखा हुआ है। कोर्ट कभी भी गलत ऑर्डर नहीं देती, कोर्ट चलती है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, रिकॉर्ड के हिसाब से। आप इसका सबसे बड़ा जो कानून के हिसाब से बनते हैं, जो हम बनाते हैं, इसलिए हम मोदी जी को कह रहे हैं। जब अभी आप जानते हैं कि थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पे हरियाणा में पहले शराबबंदी नहीं थी, गवर्नमेंट ने बना दिया, शराबबंदी हो गई, तो क्या हुआ? बंसीलाल जी ने शराबबंदी कर दी। वही आदमी जो बिल्कुल ठीक ठाक रह रहा है, उसका वो अपराधी बन गया, और कोर्ट भी उसको सजा दे रही है, क्योंकि कोर्ट ने वही मानना है जो सरकार ने बनाया। इसलिए बार बार कोर्ट का कोई नहीं है, कोर्ट में कोई परेशानी नहीं है, कोर्ट हमेशा वैसे चलती है और कानून के हिसाब से चलती है, उसको कुछ नहीं है। हम तभी तगड़ी देखते हैं कि वो बराबर चलती है, वो उसके हिसाब से चलेगी जैसा हमने किया है। तो इसलिए हम सरकारों को ही बोलेंगे। सरकार, और सरकार कौन है? सरकार एक ही है, मोदी सरकार। मैं कह रहा हूँ मोदी जी, आप ही इसको काम को कर सकते हैं। और आपने जब पीछे कल ही भगवान के मंदिर का उद्घाटन किया था, तो आपने कहा था कि ये बहुत से काम जो लोग हैं जो मुझे छोड़ गए हैं, और वास्तव में आपके लिए छोड़ गए हैं। ये काम आपने ही करने हैं। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। इन कामों को आपने ही निपटाना है, क्योंकि आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे और आगे भी बनते रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि अगले 20-25 साल तक आप ही बने। हम हमेशा, हमारी उम्र भी आपको लग जाए, मेरी तो बहुत थोड़ी उम्र होगी बची, जितने वो भी आपको लग जाए, और आप ही ये काम करें कि जिसके हाथ में शक्ति दी है, जिसके भगवान ने शि को शक्ति दी है, वही काम कर सकता है। मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो एक आम जनता का आदमी। मैं अभी बार बार यही सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ कि हर आदमी, हर अपने नेता से पूछे जो उसे वोट लेने आ रहा है, जो MP वोट लेने आ रहा है, कि केंद्र सरकार का मसला है कि आप सर इसके लिए क्या करोगे, आप कब मिलोगे। अब वो इन इलेक्शन के टाइम पे भी वो कुछ मिनटों के लिए आता है, तो आप बताओ कि जब वो जीत जाएगा, उसको 10 काम होते हैं, मेरे सरकार के काम करने हैं, मुझे पार्टी के काम करने हैं, मुझे वो करना है, तो वो कहाँ मिलता है? बस उसके पीछे ढूंढते रह जाते हैं और हम मिल नहीं सकते। तो इसलिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो इसलिए कि ये वाली वीडियो, जो भी आदमी सामर्थ्य है, जो के उसका टच है मोदी जी का, उनको एक बार कह दे कि भाई साहब ये समस्याएं हैं। यदि ये समस्याएं कोई आपको बता नहीं रहा, मेरे को इतना मालूम है कि मोदी जी को बात पता चल गई कि ये परेशानी ऐसी है, तो उसका समस्या का हल हो जाए। आप बताओ कि लैंड पूलिंग पॉलिसी 15 साल से अटकी पड़ी है। 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि हाँ जी ये DDA की लैंड होगी। 15 साल के अंदर इन्होंने कुछ किया ही नहीं। 2010 के अंदर ऑर्डर आ रहा है कि ये जीत गए केस, और उसके बाद भी कॉलोनियां 15 साल में इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतने मकान बेतहाशा बन रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है।
जनता बढ़ रही है, जनता थ्री फोल्ड में बढ़ रही है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि यदि ये सरकारें हैं ये काम नहीं कर पाती, ये उतने मकान नहीं बना पाएंगी कभी भी हमारे देश के हिसाब से, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, कैसे मकान बन सकते हैं। वही डीडीए 20-25 हजार मकान बनाती है, वो भी रो रो के बनाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा डाटा कि 5,000 आदमी आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो इतने लाखों आदमियों को मकान कैसे मिलेगा। अब हमारे को सिर्फ यही कहना है कि आप ये सोचो कि इनको बसाना कैसे है, अब इसको तोड़ना नहीं है। आप, मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी चाहें तो सारा रिकॉर्ड बनवा लें और उसके बाद इसको पास करना शुरू करें, और इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाएं। ये डीडीए के हाथ में नहीं है, डीडीए नहीं कर सकती, डीडीए के थोड़े से आदमी हैं, वो भी 2-3 साल के लिए आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो टाइम से टाइम काम करना चले जाना। इसके अंदर आरडब्ल्यू को इन्वॉल्व करना चाहिए, आरडब्ल्यू को जिम्मेदारी देनी चाहिए, आरडब्ल्यू को कुछ पैसा देना चाहिए। आरडब्ल्यू को जो पैसा मिलता है जो वो किसी रूप में, जैसे डेवलपमेंट चार्जेस के रूप में, हाउस टैक्स में से, उसमें से कुछ जिम्मेदारियां आरडब्ल्यू को देनी चाहिए। आरडब्ल्यू के लिए कोई कानून बनना चाहिए, आरडब्ल्यू के इलेक्शन होने चाहिए। आरडब्ल्यू कर सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉय रख नहीं सकते। गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि हम ज्यादा अपना भार नहीं डालना, तो आरडब्ल्यू करो ना। वो आरडब्ल्यू तो हमारी ही है, वो हमारी कॉलोनी की है, जिस कॉलोनी में भी हम रहते हैं वो आरडब्ल्यू के लोग हमें बेहतर जानते हैं। आरडब्ल्यू में सीनियर लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस है, जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, वो बड़ी मदद करते हैं, बड़ा लोगों का सहयोग करते हैं, अभी भी करते हैं। अभी उनके पास कुछ है ही नहीं तो क्या करें, वो थोड़े बहुत पैसे 100-150 रुपए घर से इकट्ठा कर लिया, वो भी लोग देते नहीं है, तो कैसे होगा। और जो भी इसमें भी आरडब्ल्यू होता है कि कई जगह आरडब्ल्यू पे बैठे हैं जिन्होंने कॉलोनियां काटी हैं, वो अपने दबंग है, वो अपना इलेक्शन लड़ते हैं, कुछ उनको कुछ नहीं करना, वो अपना मकान बनाए जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो आरडब्ल्यू के लिए कानून बनेगा तो आरडब्ल्यू उसको काम करेगी तो उसका हल निकल जाएगा। आरडब्ल्यू को इन्वॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इतने हर जगह बहुत जरूरी है। आरडब्ल्यू का रोल इतना ज्यादा बनता है इसके अंदर, क्योंकि जब सोनिया गांधी ने भी वो दिए थे, सर्टिफिकेट दिए थे, तो आरडब्ल्यू के 2 आदमी को बुलाया था, पर वो उस हिसाब से काम कर ही नहीं सके। ये इसका हल ना केजरीवाल जी के पास है ना राहुल गांधी जी के पास है, क्योंकि उनके पावर ही नहीं है। यदि केजरीवाल जी के पावर है तो दिल्ली के, उनके पास तो किसी जाओ, किसी मिनिस्टर के पास जाओ, एमपी के पास, एमपीएलए के पास, वो यही कहते हैं कि हमारे पास तो है नहीं, ये तो केंद्र सरकार का मसला है, ये तो गवर्नर का मसला है, हमारी तो पावर भी हमारी चली गई, हमें तो कुछ करने का हक ही नहीं है। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप मोदी जी हैं सिर्फ एक आदमी कि जो इंसान ने, क्या कहते हैं, इंसान के रूप में भगवान है, इसलिए वही उनको ही कहना है, उनको सबको कहना है। क्योंकि हमारा अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया है, संकल्प पत्र है, उसने जो बार बार कह रहे हैं, और ये हमें मालूम भी है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। इस बात को हम मानते हैं, हम डिबेट में देखते हैं, किसी में करते हैं, हम छोटी मोटी बातों को नहीं मानते कि छोटी मोटी बातें हर जब बंदा करता है, छोटी मोटी गलतियां होती हैं, पर ऐसे नहीं कोई भी करता है। एक भी लाछन नहीं है मोदी जी के ऊपर, एक भी लाछन नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि ये प्रधानमंत्री इतनी ईमानदारी से काम कर रहा है, उस बंदे को ही हमको बताना है कि भाई साहब आप ही कर सकते हो, आपके आगे हम उनके पैरों को हाथ लगाओ। किस तरह मैं कह रहा हूँ डेली। अब क्या होता है कि यहाँ जो आते हैं वो कॉलोनियां एक तरफ पास होने को कह दिया, दूसरी तरफ डीडी आ जाती है, रिज वाले आ जाते हैं। अरे कॉलोनी बनी हुई है पूरी, कॉलोनी के बीच बीच में प्लॉट आते हैं, उसके तरफ से बोर्ड लगा जाते हैं, भाई तुम अब क्या कहाँ से आ गए। जब कुछ नहीं है, जब पैसा खाने के चक्कर, अपने आप भी जब एक बाउंड्री बन गई तो एक आदमी ने तो खाली प्लॉट है, उसने भी सस्ता प्लॉट लिया था अपने टाइम पे, जो उसकी गलती, इतने प्लॉट लिया था, उसका प्लॉट चला गया, जिसने बिल्डिंग बना दी उसकी प्लॉट पड़ा हुआ है। क्या बात है, कितनी जो बड़ी गलती कर रहा है उसको छोड़ रहे हो, जो छोटी गलती है उसकी, जबकि वो भी पैसे देगा वैसे ही, यदि कोई पॉलिसी बनती है तो वो भी पैसे देगा। बीच में आगे वो कैसे कर सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट, रिज का डिपार्टमेंट हो, डीडीए का डिपार्टमेंट हो। अभी डीडीए ने हमारे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन, तो बीच में सारी जगह अपने उन्होंने अपने उठा ली, जिनके जहां पे खाली थी वो उठाया। जो भाई जब जो बिल्डिंग बनी उनको छेड़ते नहीं। जब हम नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ एक मकान नहीं टूटना चाहिए। ये इस वीडियो का मकसद है कि एक भी मकान ना टूटे, सिर्फ एक भी मकान नहीं टूटना चाहिए। और जब आपको बसाना है, अब बसाया है कैसे जाएगा, जहाँ बिल्कुल ही बहुत ही अनऑथराइज साइड पे है तो उसको उठा के साइड पे, अब जहाँ पे गवर्नमेंट के पास लैंड है वहां पे मकान बनाओ, उनको वहां शिफ्ट करो। आपने बताया कि जहाँ झुग्गी वहां घर का नारा दिया था, जब आप झुग्गियों पे घर दे सकते हो, ये कॉलोनियां जहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बिजली है, पानी है, नालियां हैं, सब कुछ है, थोड़ी कमियां हैं, इन कमियों को ठीक करो ना। जो इतना पैसा आएगा, किस रूप में पैसा आएगा कि आपने लैंड की कॉस्ट आएगी, डेवलपमेंट चार्जेस आएगा,
और जो आप इसकी रजिस्ट्री कराओ। रजिस्ट्री का जो आपने 12 साल पहले रजिस्ट्री रोक दी, जब आप रजिस्ट्री कराओगे उसका जो स्टैंप ड्यूटी का पैसा आएगा, हाउस टैक्स करो। आरडब्ल्यू को बोलोगे आपकी ड्यूटी है कि आप हर घर का हाउस टैक्स जमा कराओगे, जितना हाउस टैक्स पूरा जमा कराओगे उस हिसाब से आपको भी पैसे मिलेंगे। तो आरडब्ल्यू करेगी इस काम को, कितना आसान हो जाएगा। आपको हाउस टैक्स वाले को भागने की जरूरत नहीं है, हाउस टैक्स वाले को ऐड देने की जरूरत नहीं है, ड्रम बनाने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी लोगों को बदनाम करो वो करो। आरडब्ल्यू से बंदा शर्म करता है वहीं जाता बार बार, वहां पे बार बार जब शर्मा जी के पास जाके बोलेगा, किसी और किसी वर्मा जी को बोलेगा जाके कि हाँ जी ये आपने टैक्स जमा नहीं कराया, तो बंदा एकदम जमा कराएगा। तो इसलिए ये आरडब्ल्यू का ही रोल है। इतना पैसा आ जाएगा, अरबों रुपए आएंगे, अरबों रुपए। और हमारे को हर चीज के लिए, मेट्रो के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, हर चीज के पैसा चाहिए। पैसे से काम होता है। कोई पूजा भी करेगा ना, जब मैं पूजा करता हूँ, जो साधु है उसको भी पैसा चाहिए, उसको भी खाना चाहिए। वो आप ही पूजा नहीं कर सकता, कोई आदमी कर सकता है? तो बोलोगे जंगल में बैठ के तो पूजा करो, कर सकता है? कोई नहीं कर सकता सर। हर चीज के लिए पैसा, और पैसा तो हमारे पास ही है। 12 साल से आपने रजिस्टर रोकी हुई है, तो क्यों रोक दी? तो 12 साल किसी की वजह से होगी। आप कोई भी आदमी, इसके लिए मिनिस्ट्री जो बने, वो मिनिस्ट्री सारे काम देखे। अभी देखो पीछे खट्टर साहब ने वहां पे हरियाणा में 250 कॉलोनियां पास की, उधर मध्य प्रदेश में चौहान साहब ने की। ऐसे लगातार कॉलोनियां पास होते रहे। हर देश के अंदर हर जगह कॉलोनियां बन रही हैं, अनऑथराइज कॉलोनियां। हमारी दिल्ली में, हमारा दिल्ली एग्जाम्पल है। यदि हम आज अच्छा दिल्ली में कुछ करके दिखाएंगे तो बाकी स्टेट के लोग भी इसको फॉलो करेंगे। और दिल्ली ही की खबरें चलती हैं हर जगह, पूरे देश में दिल्ली की ही खबरें चलती है। तो दिल्ली तो हमारी ऐसे है कि जो बुरा हाल है, हर आदमी कहेगा जी यहाँ पे वो ये पॉल्यूशन हो गया, ये हो गया। जब कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, जब गाइडलाइंस बनेगी तभी तो कुछ होगा ना। बिना गाइडलाइंस से कैसे वो बंदा करे, किसको फॉलो करे? जब आप, मैंने पहले भी कहा कि जब हमने कोई गवर्नमेंट रूल बनाती है तो लोग मानते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग सिर्फ होते हैं, 1, 1.5, 2% लोग जो मानते नहीं है, जो लगातार गलतियां करते हैं। अदरवाइज जो कानून बनाओ तो लोग फॉलो करते हैं एकदम। आपने पहले गाड़ियों में बेल्टें नहीं होती थी कभी, बेल्टों की आज आया कि बेल्टें हफ्ते तक करा दो, नेम प्लेट है चेंज करा दो, लोग भाग के करवाते हैं कि अरे हमने नहीं करना, यार ट्रैफिक वाला पकड़ लेगा रास्ते में, हमारे को परेशान करेगा, पता नहीं कितने का चालान काट देगा। तो इसलिए हर आदमी को यदि तभी चलेगा कि जब उसको कोई कानून, हम इनके बारे में कोई कानून ही नहीं है, कोई इसके बारे में कोई गाइडलाइंस ही नहीं है। और तोड़ना हक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तोड़ना हल नहीं है। यदि आप ऐसे तोड़ोगे, हमारा, मैं नेप सराय के रहता हूँ, 80-82 खसरे कह रहे हैं कि इसके अंदर वो खराब है, इसे तोड़ेंगे, ताइवान से भी बुरा हाल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अभी एक खतरा पीछे हमारे यहाँ टूटा, इतना बुरा, लाखों रुपए खर्च हो गए, मतलब करोड़ भी खर्च हुआ होगा ये खसरे को तोड़ने में। और जो इनका मकान टूटे, उनकी इतनी बददुआएं लगी होंगी कि उनकी बददुआएं लगी हैं। आपको होगी बददुआएं बिल्डर को लगी है, बिल्डर को नहीं लगी। बिल्डर तो बनाया है, बिल्डर ने तो काम किया है। बिल्ड आज हमारे देश में, अब सबसे बड़ी बात है, पीछे आया अखबार में कि हाँ जी ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये पीएम उदय योजना जो चल रही है, पीएम उदय योजना चल रहा है, ये डीडी ने निर्देश दिए आपने, और ये लेडी ने पैसे जमा करा दिए पीएम उदय योजना में, कभी उसको मालिका हक नहीं मिला। आप मानोगे 40 लाख में से, 40 लाख ये लिखा हुआ है, 40 लाख में से सिर्फ 21,000 लोगों को ही मालिकाना हक मिला है। आप बताओ। और आप कहते हैं कि जिन कॉलोनियों के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चलेगी। अरे मालिक, पूरे देश में क्या हाल भी ऐसा है, और दिल्ली का है कि जितनी भी अनथई कॉलोनियां हैं इसके अंदर इतनी दुकानें, गोदाम, इतनी कमर्शियल एक्टिविटियां हैं, आप तो सपने में भी नहीं सोच सकती टूट सकता है। जब टूटेगा तो कोई, मैं कह रहा हूँ, इतना हाहाकार हो जाएगा, गदर हो जाएगा, गदर। और अभी तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये तोड़ने आते हैं रिज वाले, ये कौन आते हैं, डीडे वाले आते हैं, इनको पता नहीं कहाँ से सपना आ जाता है, पता नहीं कहाँ से घर में बैठ के पॉलिसियां बना देते हैं कि इसको अलॉट कर दी। अरे वहां तो 30 साल से कॉलोनी बनी पड़ी है, आपने अलॉट कर दी, अखबार में बुला के हर जी का आप पेपर लाओ जी और देखो जी इसको अलॉट कर दो, और वहां देखो तो 30 साल से कॉलोनी बनी पड़ी है, कभी टूट सकती है। और ऐसा तोड़ना क्या न्याय की बात होगी? आप बताओ कि जब इतनी जो कमर्शियल एक्टिविटी होंगे तो कहाँ जाएंगे? पूरा जो, अब एक कैटेगरी, जब आप दिल्ली जो अच्छी कैटेगरी है, कैटेगरी ए और बी, उसके अंदर तो आप कोई एक्टिविटी कर नहीं सकता आदमी। तो इनके मकान, इनकी गाड़ियां कहाँ ठीक होंगी, या बाकी काम कहाँ कराएंगे? ये इन्हीं अनथरी कॉलोनियों के अंदर जो दुकानें खोली हैं वेल्डिंग की, मोटर की, गाड़ियों की, तो वहीं कर रहे हैं ये काम। ये बात कोई प्रैक्टिकल समझता नहीं है, बस वो बैठते हैं, एक आदमी बोलने लगा तो कोई हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। कोई बंदा नहीं कहता भाई साहब ऐसे कैसे होगा, आप ऐसे बात कैसे कर रहे हैं? ऐसे कोई बोलता ही नहीं है।
कितनी बड़ी बात है कि कोई आदमी ये बोलता नहीं कि हाँ जी यहाँ पे है, यहाँ झुग्गी वहां घर, कि नाले के पास झुग्गी बड़ी है वहां घर बन जाएगा। जो कॉलोनी बन गई है जिसके अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्यों तोड़ रहे हो? उसको ठीक करो ना। उसके अंदर करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च हो गए हैं 75 साल के अंदर। इन कॉलोनियों में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो गए हैं। क्या तोड़ा जा सकता है आप बताओ? लैंड पुलिस में 15 साल हो गए। आपने लैंड इकट्ठी, जितनी लैंड इकट्ठी हो गई उसको लोगों को बांट दो। अब इतनी होनी चाहिए मिनिमम, पता नहीं कौन रूल बना देता है ये। भाई जितनी लैंड आ गई है उसको करे जाओ। लोग लैंड पूलिंग पॉलिसी में वहां पे रजिस्टर भी हो गए हैं और अपने मकान भी बनाए जा रहे हैं। ऐसी पॉलिसी पॉलिसी वो बननी चाहिए जो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल बात ही चलती है, ऐसा नहीं चलता कि कुछ भी कानून बना दो। मैंने पहले बताया कि जो एक बड़ी हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि हाँ जी सारे जानवर हटा दो, एमसीडी को डांट मारी। एमसीडी ने कहा कि हम सारे जानवर जो लवारिस घूमते हैं कोई लेके आएगा तो हम 2000 रुपए देंगे। आप मानोगे नहीं, मालवीय नगर में 2000 रुपए लेने के लिए लोग कितने आ गए? 4000 जानवर पकड़ के ले गए आसपास से पकड़ के। और जब जिनका जो डेयरी वाले थे उनको पता भी नहीं, लोग हाँ खा के ले गए। और वहां मालवीय नगर में जहाँ पे वो पशु का जो रखने की जगह थी वह 60 से ज्यादा वो नहीं रख सकते थे। तो ऐसी पॉलिसी बनाने का फायदा क्या? पॉलिसी वो बनाओ जो चलेगी, जो लोग मानेंगे। ऐसी पॉलिसी कभी आप चली या कोई सारी अच्छी अच्छी पॉलिसियां फेल हो गई। इसलिए कि पॉलिसी बनाते हुए उसका देखा नहीं जाता कि ये पॉलिसी हमारे कामयाब भी होगी कि नहीं होगी। कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी तो कहाँ होगी? सारे जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहा है उसको बोलना चाहिए कि भैया कि ये आप हमारे को एक एफिडेविट लिख के दो, हमें बताओ, हमारे को कहो कि ये कब तक होगी, हम कब कब मिले, हम हर हफ्ते मिलना चाहते हैं इस बारे में। हमारे को प्राइम मिनिस्टर जी से एक बार मैं कह रहा हूँ, सिर्फ एक बार बार कहता हूँ। लोग समझ रहे होंगे मैं मोदी साहब की चमचागिरी कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो बंदे होंगे वो मेरे को क्रिटिसाइज करेंगे, ये कौन है जय माता दी वाला जो ऐसी बातें करे जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जिसके पास पावर है उसको तो बोलेंगे। मोदी जी के पास पावर है तो उनको तो बोलेंगे। मोदी जी भगवान का रूप बन गए हैं। आप बताओ कि जो पूरे संसार पे हमारे देश के अंदर 140 करोड़ आदमी हैं, उसमें तो 100 करोड़ आदमी मोदी जी को अच्छा समझते हैं। 100 करोड़ आदमी कितनी बड़ी बात है। 8 अरब में से 1 अरब आदमी तो मोदी जी को अंधे अंधे भक्त हो गए यहाँ पर। तो इसको तो भगवान बोलेंगे। यदि हम ऐसे सर्वे करें तो आप कृष्ण को कितने मानते हैं, उसके बाद वो कहेंगे 20 लाख 40 लाख। और मोदी जी कितने मानते हैं? 1 करोड़ 100 करोड़। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए मैं मोदी जी का चमचागिरी नहीं कर रहा, मैं मोदी जी का वो ही कर रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो आज वो हैं, जो उनके हाथ में है, वो जो कर सकते हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ कि उनको तो कहीं जाने की बोल जरूरत ही नहीं है कि हर जी वहां जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं। वो तो एक जगह बैठ के जो बात बोल देंगे ना वो काम हो जाएगा। वो तो एक जगह बैठ के बुला ले सब स्टेट वालों को, भैया इसका क्या हुआ, या अखबार में ये आया था इसका क्या हुआ, इसका क्या किया आपने, यह कॉलोनी का मुद्दा क्या किया, इसकी कार्य योजना लेके आओ मेरे पास। ऐसे मत लेके आना कि तोड़ दो। मेरे को ये लेके आओ कि बसें ही कैसे कैसे इनको बचाया जा सकता है, कैसे इनको बसाया जा सकता है। आप एक हम जी अभी पीछे आया था कि 2034 तक 8 करोड़ मकान चाहिए। 8 करोड़ मकान कैसे बन जाएंगे? जब तक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा कभी नहीं बन सकते। और लोगों को रोजगार मिलेगा। इनको प्लॉट दो, इनको मेन इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, ये अपने भी बनाते हैं। अभी भी जो कॉलोनियां बनी है इन बिल्डरों को मैं कह रहा हूँ बड़ा हाथ है कि उन्होंने कहा वो अलग जो गाइडलाइंस नहीं तो करेंगे ही। जमीनों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जमीन तो बढ़ती नहीं है, सबको पता है। अब वो इसी करने के चलते जब 3 मंजिल बनाते थे 4 बनाने लग पड़े, 5 बनाने लग पड़े। क्यों? कॉस्टिंग कैसे होगी? इनके पास रोजगार है कोई? हमारे दिल्ली के अंदर क्या रोजगार है कोई? कोई नहीं है। इतनी दुकानें चल रही हैं सीमेंट की, ये भी खाने की, ये कितना कुछ चल रहा है। इनको ये अपने आप ही कर रहे हैं। कितने खोमचे वाले आप जाओ रास्ते में, ये अपने आप ही कर रहे हैं। इनको कोई मदद नहीं कर रहा। ये हमारा आता है कि हाँ जी जहाँ से लोन मिल जाएगा। कितने लोगों को लोन मिलता है? आप बैंक में जाओगे, मैं कहता हूँ मैं ही चले जाऊँ, मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, मेरे को नहीं मिल सकता। वो कहेगा तो प्राइवेट सेक्टर में आपका ये धंधा ऐसा नहीं, ये रजिस्टर नहीं है, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए वो चाहिए। तो ये लोग अपने आप ही ब्याजों पे पैसा ले लेके, ये बिल्डर भी, ये खोमचे वाला भी कहीं से 5% पे ब्याज पे पैसा लेता है और फिर अपना खोमचे सब्जी लेके आता है बेचता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार कि मोदी जी यदि ये बात बता दी जाए कि हमारी दिल्ली की कॉलोनी का परेशानी बहुत बड़ी है, 70 to 80% जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी है। आप कैटेगरी ABCD वाले थोड़े जहाँ रहते हैं, जो EFG या पिंचे वाले हैं वो है मेन जनता जो सफर कर रही है। वो 80 करोड़ वो लोग हैं। 80 करोड़ जो लोग हैं वो कैटेगरी के लोग आते हैं। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर आदमी इस बात को चलेगा कि ये मोदी जी तक बात पहुंचानी।
क्योंकि जब मोदी जी का एक बार पहुंच जाएगी, वो सारी मेरे पॉइंट है, जो सारे के सारे क्लियर कर देंगे, भैया इसमें क्या कर रहे हो तुम, इसको RW को नहीं इन्वॉल्व कर रहे, इसको ये कर रहे हैं, इसको तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो, जब मैंने गारंटी दी है तो क्यों नहीं कर रहे। आपने 69 कॉलोनियां क्यों रोक दी, जब सारी कॉलोनियां पास हो रही हैं तो 69 कॉलोनियां क्यों रोक दी, क्या दुश्मनी है इनके साथ। भाई यदि अच्छे जगह रह रहे हैं, यदि अच्छी है, समृद्ध है, पहले सिर्फ 3 कॉलोनियों का नाम आता था, सैनिक फार्म, अनंतराम डेयरी और महेंद्र इनकलेव, अब ये 69 करा दी, बैठे बैठे ही बना दी। भाई जब देखो तो सही कि इसका वजह क्या है, इसको पास कैसे करना है, इसको इसके कैसे हमने हाउस टैक्स लेना है, सब बंदों को कह दो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप बोल दो कि भाई तब तक ये रजिस्ट्री नहीं होगी, जब रजिस्ट्री होगी तो आप पीछे हमारे जब रजिस्ट्री होती थी 12-14 साल पहले, तो खसरा पूछते थे कौन सा खसरा है, वो देखते थे क्लियर है कि नहीं है। जब सारे ये पास हो जाएंगे, सारी बात हो जाएगी, तो सबको लोन मिलेगा। आप बताओ, लोन नहीं मिलता, एक आदमी को लोन लेने के लिए इतना परेशानी होती है, बेचारा 12-13 हज़ार रुपए को बंदा, एक जो गार्ड लगा हुआ है उसका सारा 6-6 हज़ार, सॉरी, वो देता है, किराया देता है, और उसकी तेरी प्रताड़ना सहनी पड़ती है, उसको जब मर्जी वो निकाल देता है आदमी, मकान मालिक नहीं देते तो पैसे को खा जाता है वो, और उसका सामान रख लेता है उसका। तो आप बताओ कि जब हमारे को हमारी पॉलिसी है, जब इन लोगों को मकान मिलेगा, सब बंदों को ये बोलना चाहिए कि मकान की समस्या है। मकान जैसे रोटी कपड़ा मकान, तीन ही चीज होती है। रोटी आपने दे दी, कपड़ा लोग पुराना भी पहन लेता है, मकान तो रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। मकान के बगैर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे रहेंगे, स्कूल कैसे चलेंगे, सारे ये नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, सारे के सारे, ये सबके लिए जमीन चाहिए। जमीन तो उतनी है, जब जमीन उतनी है और आपके पैसा नहीं, गवर्नमेंट का ये पैसा नहीं है, और आप एक पॉलिसी के लिए, एक काम के लिए आपको, फिर उसका मीटिंग हो रही है 3 महीने बाद, अब जी हम उधर वो खड़े होंगे, जब कॉलोनियां पास होनी तो 7-8 डिपार्टमेंट को कह रहे थे कि आप नक्शे दे दो। 7-8 डिपार्टमेंट को नक्शे आज नहीं दिए, 2004 के अंदर दे दिए। कोई 7-8 डिपार्टमेंट को इनके कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता। जल बोर्ड जी चाहिए, BSC की सबकी मीटिंग हो गई। अरे मालिक, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक मिनिस्ट्री बना दीजिए, एक मिनिस्ट्री बना दीजिए, पूरा है वो, पूरा उसका यही काम होगा कि ना नशे कॉलोनियों के अंदर जो समस्या है उसके लिए पॉलिसी बनानी है और पैसा देना है। और पैसा कैसा है, पैसा तो लोग बैठे हुए हैं। आज आप किसी 200 गज वाले मकान को, 100 गज वाले को मकान को कह दो कि आपको 2 लाख रुपए जमा कराने हैं कल तक, और आपको मालिकाना हक मिल जाएगा सारी दुनिया। अगले दिन में बैंकों के पीछे लाइन लग जाएगी सर, क्योंकि उनको पता कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो लीगल हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है, पैसा तो लोग लेके बैठे हुए हैं कि आप पैसा लो, पर हमारी तोड़ो मत। आते हैं तोड़ देते हैं, जो ऊपर वाले अफसर को नहीं बात कह रहा, जो नीचे का लोग हैं वही करते हैं सारे सारे काम। नीचे का जो DDA में जाओ तो बेलदार पैसे लेता है, बेलदार। यदि रेडी वाला को जाओ तो एक गार्ड लेता है पैसे, रेडी वाला गार्ड आता है वो बन के कि हाँ जी मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, आप मानते हो। और जब MCD का आता है तो काउंसलर, जो सबसे नीचे की पोस्ट है, काउंसलर उसके अंदर पैसे खाता है। कितनी बड़ी बात है। यदि हम सारी पॉलिसियां बन जाएंगी तो किसी को जरूरत है कि डरने की जरूरत ही नहीं हमारे को। हम डरेंगे क्यों किसी से, हम कहेंगे भैया ये गवर्नमेंट ने कानून बना दिया और ये ऐसा समय है, इसके दायरे के अंदर आते हैं, हम करें। एक कॉलोनी बनी हुई है, आप उसके बीच में आके तोड़ फोड़ करने पड़ते हैं, कुछ को तोड़ते हो, कुछ को छोड़ते हो, कुछ को कब्जा कर लेते हो, किसी को कहते हो जाने देते हैं। भाई ये सब उन्हीं, भाई इन लोगों के, इनके पांच जो नीचे के लोग हैं, जो इनके 5-5 करोड़ के फ्लैट लेते हैं ये लोग, किस लिए लेते हैं, इसीलिए लेते हैं जब गवर्नमेंट की कमी है। ये गवर्नमेंट पूरे मकान नहीं दे पाती तो ऐसा हो रहा है। ये गवर्नमेंट कहेगी हाँ जी ऐसे ऐसे करना, सीधी सीधी पॉलिसी बनानी है, जहाँ लंबा का चक्कर ही नहीं। मैं अखबार पे उसे पढ़ रहा था, न्यूज से देख रहा था, उसके अंदर आया कि हाँ जी गवर्नमेंट जो बैंक जो लोन देंगे उसके अंदर एक पेज में सारे कर देंगे कि उसका एक पेज में लिखा होगा कि भाई हमारा जो इतना बैंक का लोन है, ये इसका इंटरेस्ट है, इतने तक ये होगा, ये होगा तो आपको इतने पैसे, सारी एक पेज में। आज ही आया, आज ही आया, आज 16 तारीख को, आज 16 अप्रैल को, आज ही आ रखा है। मैं न्यूज देख रहा था। ऐसे ही बीमा वालों को भी बोला कि आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने बड़े बड़े 10-10 पेज के फॉर्म भर देते, छोटे छोटे पढ़ा तो पढ़ना ही नहीं जानता, आप एक पेज में लिख के दो कि ये बीमा पॉलिसी है, ऐसे 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 ही होगा सर। सारे काम ऐसे ही होंगे कि हर चीज की क्लियर कट बात कर दो। क्लियर कट करोगे तो कोई सारी जनता, कोई ऐसा नहीं है। आप कितने भी हो ना, लोग खुद ही एक दूसरे की बुराई करते हैं, अरे यार गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कानून बनाया हुआ है तब नहीं आया। जब कोई हेलमेट नहीं लगाता तो दूसरा बंदा ही चलता हुआ कह देता है कि भैया ये कैसा आदमी है कि एक अपनी जान को खतरे में डालकर हेलमेट नहीं पहनता, वो उसको बुरी नजर से ही देखता है।
तो कोई जनता है वो कभी भी उसको सिर्फ ये है कि हम हमारा देश ही एक ऐसा देश है जितनी शांति से रहते हैं, इतना सुकून है हमारे देश के अंदर। पूरे संसार में हाहाकार है, कहीं नौकरियां नहीं है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सिर्फ हमारे देश है कि जहाँ काम करने वाले को काम मिलता है। अब यही है कि यदि सरकार, अब यदि मोदी जी की सरकार जब सही है तो और ज्यादा अच्छा हो गया। मैं अपनी पिछले कहता कि पीछे सरकारों ने क्या किया, उनके हालात से जो भी किया हर एक आदमी ने किया। आज मोदी जी ऐसे हैं कि जो अच्छे अच्छों को ठीक कर देते हैं, अच्छे अच्छों को ठीक कर देते हैं। कोई नेता नहीं बोल सकता, कोई साला तो ये नहीं कर सकता कि मैंने ये पैसा नहीं खा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आज तो कोई भी आदमी है, हर आदमी डरता है कि हाँ जी मेरे को इतनी सी भी गलती नहीं करनी है, इतनी सी भी गलती नहीं करनी है। तभी तो हो रहा है कि हाँ जी 10 साल सरकार चल गई और उसके बावजूद भी बहुत कम छोटे मोटे छुटपुट केस आए हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं आया है। तो ये कितनी बड़ी बात है, जबकि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ आदमियों को एक आदमी कैसे हैंडल करके बैठा हुआ है, और ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इस वाली बात के लिए आप मोदी जी को बोलो, मोदी जी ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। जितनी जमीनों की कैटेगरी है, ये तोड़ फोड़ हो रही है, ये सारी की सारी चीजों का पैसा इकट्ठा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कॉलोनियों का प्लान बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पीएम उदय योजना के अंदर पेपर जमा हो रहे हैं, और 9 कॉलोनियां ऐसी आ गई जिसमें बीच में वो एकदम आ गया कि रिज वाले आ गए। जैसे जो कॉलोनी का नाम है जौनापुर, भीम बस्ती, मांडी पहाड़ी गांव, हरिजन बस्ती, लाल कुआं। और जब पीएम उदय योजना का पेपर ले रहे हो तो फिर अब कहाँ से आ गया इसको तोड़फोड़। उनके जमा किए वो फॉर्म उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आज जब आपने पॉलिसी बनाओगे तो एक जैसी पॉलिसी में सब पास होना है। अभी पास तो जहां बहुत ज्यादा रास्ते में कोई चीज आ रही है, और जब पीछे तो रास्ते में कोई चीज आ रही है, कोई ऐसे रास्ते रुक रहे हैं, तो वो करने चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ जी जो कॉलोनी बसी हुई है तो उसको बसाना चाहिए। जब आप कानून बना दोगे लोग बचेंगे। अब मकान ऐसे बने जा रहे हैं। 1908 में लाल डोरा आया था, 1908 में, 1908 से आज है 2024, 6 पुश्तें आ चुकी हैं, 6 पुश्तें। पहले तो छोटी उम्र में शादियां हो जाती, 6 पुश्तें आ चुकी हैं, 6 जनरेशन। और 6 जनरेशन में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, कितनी फैमिलियां पैदा हुई है, एक ही परिवार के अंदर कितने कितने लोग हो गए। और उसे लाल डोरा तो इतना सा बनाया था उन्होंने, सिर्फ अंग्रेजों ने कि ये इतनी जगह है, इसको हम गांव का है, इसे छेड़ेंगे नहीं। 2 3 4 परिवार रहते थे उसके अंदर, एक दो बैलगाड़ियां होती थी। और आज उसको आप इन्होंने गलती क्या की है, जो इनके गांव के बाहर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बनाया, और जो गवर्नमेंट लैंड थी डीडीए की या रिज की जो बने, उससे पैसे ले लो ना, उससे उसका कुछ चार्जेस ले लो, पर ऐसे चार्जेस लो जो ठीक हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दो, आज मार्केट रेट इतना है, अरे कैसे हो जाएगा। अब लाखों के हिसाब से गज का जमीन का रेट है, वो थोड़ा होगा। जब इन्होंने बसा दिया, सब कुछ बस गए, तो इनको आप बसाओ। मोदी जी, मैं बार बार, मैं मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, बात करते करते लंबा हो जाता है, तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि हर आदमी सिर्फ यही बात करे कि कॉलोनी कैसे बचेंगी, कि इसमें से कोई बंदा तोड़फोड़ नहीं। जब पिछले साल दिसंबर में 15 दिसंबर 2023 को ऑर्डिनेंस पास हो गया कि तोड़फोड़ नहीं होगा, तोड़फोड़ ना तोड़ने का बिल पास होता है, जो 2006 से शुरू हुआ था, और 2006 के बाद से अब पहले साल साल चलता था और 3 3 साल। जब ये बात ऑर्डिनेंस बिल कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा कि जब इनको हम इनके तोड़फोड़ नहीं होगी, जब तक इनकी हम प्लानिंग करेंगे, उसको बसाएंगे, तो फिर ये लोग कहां से आते हैं, अपने आप उठ के आ जाते हैं। वो उस बिल के कोई कदर नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है उसकी। जब उन्होंने कह दिया कि हम उसकी प्लानिंग, आप प्लानिंग करो, उसको बचाओ। जब कहीं बहुत ही गलती है, बहुत बड़ी, उसको भी तो बसाना है। उसको तोड़ के उसके लिए यदि तोड़ना है तो उसको कहो भी तो वहां पे मकान देते हैं, ये रास्ते में आ रहा है, ये योजना के अंदर आ रहा है, ये प्लानिंग के अंदर आ रहा है, तो बंदा तब लो। जो खाली जमीन पड़ी है, जिन्होंने मकान बनी है, एक अलग से कॉलोनी बनी है, उसको तोड़ने का क्या फायदा। आप ये बार बार मेरी यही प्रार्थना है कि इन बातों को आप समझें और करें। मैंने इतना बड़ा वीडियो बना दिया, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप ये पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो देखने के बाद जो मेरी कमियां हैं मुझे बता देना। मैं तो कह रहा हूँ इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा वीडियो लोगों तक जाएगा, इन लोगों तक जो नक्सली कॉलोनी वाले खासकर उनको। मैं तो कह रहा हूँ कि जो डीडीए वगैरह है, जहाँ पे भी मकान छोटे छोटे बने थे, लोगों ने बढ़ा लिए, कर लिए, उनको भी लीगलाइज कर देना चाहिए। उसके कुछ पैसे देके उनको पेनल्टी डाल के उसको ही कर देना चाहिए। जो 4 4 मंजिल के मकान बने हुए पिछले पुराने, उनके लिफ्टें नहीं होती थी, उनको भी अलाउड कर देना चाहिए कि आप लिफ्ट लगा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो ये ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाओ जो दुनिया, जो लोगों की फ्रेंडली हो, इसकी दोस्ताना तो पॉलिसी बनाओ। ऐसी पॉलिसी बनाने से फायदा क्या, जो करते हैं फिर तो लोग तो करेंगे। फिर आप कहते हैं कि हाँ जी ये गलत काम कर दिया,
भाई जनता को तो भूख लगती है, 3 बार भूख लगती है, 3 बार। यदि उसको 2 बार खाना नहीं मिलेगा, तीसरी बार वो चोरी करेगा। इसलिए मैं बार-बार यही कहता हूँ कि आप मकानों की तरफ ये वाले काम को आप सँभाल सकते हो, और इसको सँभालने का एक ही आदमी है, एक ही हमारा भगवान है, वो है मोदी जी। मोदी जी तक पहुँचा दो बात को। कोई मैं कोई जो थोड़ा-सा भी जानता हो या जो आदमी बहुत ज़्यादा जानता हो, वो मोदी जी को ये बात कहो कि ये परेशानी है, और ये पॉइंट मैं जो कह रहा हूँ आपके पास भी है, ये पॉइंट मेरे कहने से नहीं हुआ कि ये पॉइंट आए। मैंने तो सिर्फ़ आगे बढ़ के इसलिए किया कि अब मेरी भी इतनी उम्र हो गई, मैं देखता हूँ कि यार जब बंदे का मकान टूटता है और जो रोता है, जो उसकी बर्बादी होती है, ये तो मैं ही जानता हूँ, या जो जिसके साथ भुगतता है, जो आस-पास वाले लोग होते हैं। हमारे यहाँ एक खसरा टूटा, इतना बुरा हाल हुआ, बेचारे रो रहे थे, रड़ा रहे थे, और उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई चली गई। आप बताओ कि इसमें उनका क्या दोष था? उन्होंने मकान लिया, कोई गलती थोड़ा किया, उन्होंने कोई जुआ थोड़ा खेला, उन्होंने कोई अफ़ीम थोड़ा पिया, उन्होंने कोई नशा थोड़ा किया। मकान लिया अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो इसमें बुराई क्या है? तो मैं बार-बार यही कहूँगा कि इस बात को बहुत अच्छी तरह पहुँचाओ, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे से कोई गलती होगी माफ़ करना, बात करते-करते कोई गलत शब्द निकल गया तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, मैं भी जनता हूँ आपकी तरह, और ये बात जनता तक की पहुँचानी थी, मैंने पहुँचा दी, मुझे माफ़ करना। सबको बहुत-बहुत बधाई हो, सब सुखी हों, मैं भी सुखी हूँ, सब दुनिया सुखी हो, यही मेरा मंत्र है। जय माता दी।